नमस्कार। भाजपा ने अपने सीएम का ऐलान कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे ने यह संकेत दिए हैं कि वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहेंगे। इस तरफ अजीत पवार ने कह दिया है, मैं तो डिप्टी सीएम की शपथ लूंगा। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो चाहते हैं कि शिंदे सरकार में रहें। शिंदे अभी भी कहते आए हैं कि हम अभी सोच कर बताएंगे। हमारे साथ रविकांत सर हैं, महाराष्ट्र की उथल पुथल पर बात करेंगे आज। रविकांत सर, महाराष्ट्र में ये कैसा शीत युद्ध चल रहा है? बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से ठिकाने लगाते हुए दिख रही है और एकनाथ शिंदे के सामने ऐसे सिचुएशन है कि अब उनके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे और फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया, तो इस लिहाज से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके ये खेल पहले किया था कि कल को एकनाथ शिंदे को सीएम से हटा करके डिप्टी सीएम बनाना पड़े तो ये कहा जाए कि देखिए भाई, सीएम भी तो आपके अंडर में रह चुका है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखते, क्योंकि उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सवाल हुए उनसे कतई ये नहीं लगा कि वो कल डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, अगर वो डिप्टी सीएम की शपथ नहीं लेते हैं और वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, महत्वपूर्ण है पोर्टफोलियो, क्या उनको होम मिनिस्ट्री मिलेगी या उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिलेगी? अगर ये नहीं मिलती है और केवल डिप्टी सीएम मिलता है तो वो तो झुंझुना हो जाएगा बजाने के लिए। तो केवल एकनाथ शिंदे झुंझुनों बजाते रहे और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो एकनाथ शिंदे भी मुझे लगता है कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, इतनी आसानी से जाल में नहीं आने वाले हैं। वो अगर जाल में आएंगे तो फिर एक ईडी का इंस्पेक्टर भी काम कर जाएगा। एकनाथ शिंदे के गले की फांस सिर्फ ईडी है और कुछ नहीं है, वरना एकनाथ शिंदे बड़ी गुलाटी खेलते हैं। यहाँ वो नहीं खेल पा रहे तो उसकी वजह वही है। और एकनाथ शिंदे वो हैं जिनके पास 7 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है केंद्र में। तो 7 सांसदों वाला व्यक्ति क्यों डिप्टी सीएम होगा और क्यों विदाउट पोर्टफोलियो होगा? उसका भी तो कुछ चलेगा। अब अजीत पवार की बात छोड़ दीजिए, अजीत पवार के लिए उन्होंने कहा कि आपको तो सुबह भी शपथ लेने का अनुभव है और शाम को भी। ये जो व्यंग्य था एकनाथ शिंदे का, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा मुस्कुरा जरूर दिए क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन खिसिया जरूर नहीं था। तो आपने तो सुबह भोर में 5 बजे ले ली और शाम तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो आपकी तो बात अलग है, डिप्टी सीएम वहां नहीं रहे। एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहते हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जवाब थे उनके, उससे उन्हें ये लगता है कि एकनाथ शिंदे वो कदम नहीं उठाना चाहते हैं जैसे उनकी पार्टी खत्म हो जाए। बीजेपी की कोशिश यही है कि अब एकनाथ शिंदे और शिवसेना को निगल लिया जाए। अजगर की तरह बीजेपी अब खेल कर रही है महाराष्ट्र में। शिवसेना को समूचे तौर पर निगल करके उसका काम खत्म कर दे। अब सवाल इस समय एकनाथ शिंदे के सामने है कि वो अपनी पार्टी के साथ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारा खेल इसी के लिए और सारा जोड़ तोड़ अब इसी के लिए हो रहा है। समझ लेते हैं प्रोफेसर रविकांत सर, इसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं, उनके जूनियर बन जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे का लॉस क्या है? देखिए, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कल शपथ ले लेते हैं, इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे नख दंत विहीन हो गए। उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और अगर एकनाथ शिंदे आत्मसमर्पण करते हैं तो जो शिवसेना की लड़ाका छवि रही है महाराष्ट्र में और अभी उनके पास वजूद है, 7 सांसद भी है, नहीं छोड़ा है ना। देखिए, बीजेपी ने एक इस तरह की परिस्थिति बना दी एकनाथ शिंदे के लिए कि बार बार देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि हम शिंदे से मिलने के लिए गए और हमने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वो हमारे सरकार का हिस्सा रहे, हम चाहते हैं कि वो हमारी सरकार का हिस्सा रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे के सामने
सिचुएशन ऐसी है कि वो खुद ही छोड़कर चले जाएं तो भाजपा को खुशी हो जाएगी? देखिए, जो नहीं कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि हम्म। हम चाहते तो ये है कि शिवसेना खत्म हो जाए, हम्म। इस बात को, ये जो अनकहा है, इसको एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं। हम्म। तो अभी उन्हें सरवाइव करना है, उनकी पार्टी को सरवाइव करना है। अगर वो डिप्टी उनके बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपके वजूद पर ही सवाल खड़ा होगा। तो ऐसे में आपकी पार्टी भी रसातल को जाएगी। और उद्धव ठाकरे नहीं खत्म हुए, उद्धव ठाकरे भी बैठे हुए हैं। जैसे ही एकनाथ शिंदे खत्म होते हैं, उद्धव ठाकरे उभरेंगे। फिर क्या होगा? नरेंद्र मोदी की तो जो स्टाइल है, वो आप कांग्रेस के कई नेताओं को देख लीजिए, वहां जो लोग बीजेपी में गए, मोदी जी ने दोबारा उनका नमस्कार नहीं स्वीकार किया। इस बात को एकनाथ शिंदे जानते हैं कि बीजेपी की एकमात्र चाहत महाराष्ट्र से शिवसेना का खात्मा है और एकनाथ शिंदे को अब साइडलाइन करना है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे अलग रहते हैं, अलग का मतलब डिप्टी सीएम नहीं होते हैं, और कुछ बड़े पोर्टफोलियो उनके पास आते हैं, तो वो अपने पार्टी के साथ सरवाइव कर पाएंगे। बड़े पोर्टफोलियो अगर पोर्टफोलियो नहीं मिलते, गृह हो सकता है, गृह देंगे नहीं। और इतनी गृह और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इतनी अड़ियल पार्टी है भाजपा, क्या लगता है आपको वो मांगेंगे और ये दे देंगे? अभी तो सिचुएशन ये है कि जो ले रहे हैं वो दे दो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। नहीं, तो बीजेपी कोशिश करेगी कि उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए विदाउट पोर्टफोलियो। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी ये जीने मरने का सवाल है। अगर वो विदाउट पोर्टफोलियो जाते हैं तो फिर पार्टी उनकी आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उनकी जरूरत है कि वो पोर्टफोलियो के साथ है। तो अभी जो नाना करते हैं ना कि कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, क्या करेंगे, ये केवल इसी के लिए है। आज रात में पोर्टफोलियो तय होगा, तभी एकनाथ शिंदे आएंगे। एकनाथ शिंदे, जो व्यक्ति ऑटो रिक्शा चालक से यहां तक पहुंचा हो, ऑब्वियस है उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली हो। उद्धव ठाकरे से अलग जाकर के जो आदमी अब शिवसेना पर कब्जा करता है, वो मामूली नहीं होगा, जिसने जो मुख्यमंत्री भी बन चुका है। तो वो ऐसे पार्टी को नहीं छोड़ सकता कि वो पार्टी खत्म करने पर तुल जाए और सरेंडर कर दे। इतना सरेंडर एकनाथ शिंदे नहीं कर रहे हैं, ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है। अच्छा, परिस्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां बन रही है, इसमें एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा एकनाथ शिंदे का? नहीं, एकनाथ शिंदे का तो फिर कम से कम पूछ तो होगी भाई। यहां से बाहर से समर्थन है और केंद्र में भी समर्थन है, 7 सांसद हैं। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, अभी तो बिहार में इलेक्शन होना है ना, नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार भले ही मोदी जी के 3 बार पैर छू चुके हों, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार को यह लगेगा कि बिहार से उनका पत्ता साफ किया जा रहा है, उनका आधार खत्म किया जा रहा है, उसी दिन नीतीश कुमार भी पलटी मारेंगे। और जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, उस समय ये एकनाथ शिंदे पर मामूली व्यक्ति नहीं होगा, पर एक बड़ा किरदार एकनाथ शिंदे निभा रहे होंगे और उसी के लिए होंगे। ये जो यहाँ कशमकश चल रही है, वो असल में इसी के लिए है। अगर अजीत पवार की तरह होते तो वो शायद एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन चूंकि केंद्र में बड़ी भूमिका में है, 7 सांसद हैं उनके, इसलिए वो अपनी वैल्यू समझते हैं और इसी के लिए यहाँ पर वो पूरी हील हुज्जत कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको पोर्टफोलियो ढंग का मिलेगा कल तक। अभी की खबर है रविकांत सर, जस्ट बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस शिंदे के घर दोबारा पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा है कि आपने कहा था शाम तक जी बताएंगे कि हमने क्या सोचा है, क्या तय किया है, तो बताइए आपने क्या तय किया है। तो मामला गृह विभाग पर फंस रहा है। वो अड़े हुए एकनाथ शिंदे कि हमें गृह ही चाहिए, आप चाहे कुछ कर लीजिए। यानी कि अपनी शर्तों पर सरकार में रहना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। हाँ, डेफिनेटली रहेंगे भी। मैंने कहा उनके पास 7 सांसद हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में तो अजीत पवार और बीजेपी सरकार बना सकती है, वहां कोई नंबर का खेल नहीं है। एकनाथ शिंदे बाहर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकनाथ शिंदे इंडिया अलायंस के साथ चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असली जो ताकत है एकनाथ शिंदे की, वो दिल्ली में है। और जिम्मेदारी यहां दी गई है देवेंद्र फडणवीस को कि वही मना करके ले आए। और ये भी टास्क दिया गया होगा कि इन्हें ये मिनिस्ट्री नहीं देनी है। यहां पे एक
सिर्फ एकनाथ शिंदे के मामला नहीं है, यहाँ देवेंद्र फडणवीस के भी नेतृत्व कौशल का सवाल है। गुजरात लॉबी ने उनको यही टास्क दिया है कि अब असली नेता बनना है तो एकनाथ शिंदे को लेकर के आओ विदाउट पोर्टफोलियो। इसीलिए दूसरी बार जा रहे हैं, एक बार पहले जा चुके हैं, अभी फिर गए हैं। जब बीमार हुए थे एकनाथ शिंदे तब भी उन्होंने फोन करके पूछा था कि आपके हाल चाल। बाद भी आपको लगता है कि भाजपा को एकनाथ शिंदे की इतनी जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशंस हैं, लग रहा है कि भाजपा खुद चाहती है कि एकनाथ शिंदे खुद छोड़ दें और मराठा मानुष पर ये संदेश जाए उन लोगों पर कि हमने एकनाथ शिंदे को नहीं हटाया, वो खुद ही सरकार में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए महायुति से बाहर चले गए। नहीं, ये परसेप्शन बनाने की तो कोशिश होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे पेशवाई ब्राह्मण है और मराठा वहां चाहिए आपको। हाँ। तो कोशिश ये है कि किसी तरीके से एकनाथ शिंदे बने रहें और कोई इस तरह का मैसेज वो नहीं देना चाहते जिससे मराठा नाराज हो कल को। लेकिन हाँ। मैंने कहा ना कि असली ताकत एकनाथ शिंदे की दिल्ली में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में तो अगर मराठाओं की बात होगी तो वो लोकसभा चुनाव अभी दूर है, अभी तो हुआ है, लेकिन असली खेल तो दिल्ली का है। तो दिल्ली के लिए एकनाथ शिंदे को नहीं नाराज करना है, महाराष्ट्र में उनको शामिल रखना है, महायुति गठबंधन को शामिल रखना है। एनडीए में कोई अभी टूट नहीं चाहते नरेंद्र मोदी। तो असल में ये जो परीक्षा बन गई है वो बन गई है देवेंद्र फडणवीस की, कि आपको मिनिस्ट्री भी नहीं देनी है, पोर्टफोलियो भी नहीं देना है और लेकर के आना है एकनाथ शिंदे। तो क्या एकनाथ शिंदे राजी होंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे कतई नहीं लगता है। एकनाथ शिंदे ने दबाव में लगे ना फिटकरी रंग चढ़े जो भी चोखा। हाँ, नहीं, वो अब नहीं आने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बड़ा कंप्रोमाइज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया है। ये भी संभावना है जो आपने कहा ना कि अलग जाकर के रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर बाहर रहते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं, तो एक तो मराठाओं में गलत मैसेज जाएगा। क्या गलत मैसेज जाएगा भाई? आप मराठा अपमान किया, कहीं का नहीं छोड़ा, डेफिनेटली ये मैसेज जाएगा, तो वो नहीं चाहती है बीजेपी। दूसरा, फिर मैंने कहा कि दिल्ली वाला मामला है और एकनाथ शिंदे क्या खामोश बैठ जाएंगे? और भी गोटियां चलेंगी। फिर अजीत पवार और शरद पवार के बीच कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अजीत पवार पहले भी कर चुके हैं और फिर चाचा के साथ जा चुके हैं। तो आज के 6 महीने के बाद, साल भर के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी ये भी बीजेपी देख रही है। इसलिए एकनाथ शिंदे जितना बीजेपी के लिए जरूरी है उतना ही बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे भी, और एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए इतनी आसानी से देवेंद्र फडणवीस नहीं छोड़ेंगे, और आज वो गए हैं, बड़ी पार्टी होने के बाद गए हैं, वो कल भी जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे बिना गृह मंत्रालय के मुझे नहीं लगता मानेंगे। अच्छा, उनको वो चाहिए। अभी गृह मंत्रालय तो एकनाथ शिंदे को चाहिए, मामला यही फंसा है। और अभी हम जो देख रहे हैं, क्या आपने कोई राजनीतिक ऐसा उदाहरण देखा है रविकांत सर की एक सिटिंग सीएम को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया हो? नहीं, बिल्कुल इस तरह का नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम रहेगा, पोर्टफोलियो वो रहेगा उनके पास। वो एक्चुअली होम मिनिस्ट्री चाहते हैं और उनके फडणवीस के साथ हुआ हिस्ट्री रिपीट थोड़ी करेगा। वो भाजपा के हाथ में तो थी पावर, अब क्या भाजपा वो गृह विभाग शिंदे को देगी? क्या शिवसेना के हाथ में तो नहीं, गृह मंत्रालय नहीं देना चाहते और अर्बन डेवलपमेंट वो भी नहीं देना चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी को ख्याल रखना है अडानी साहब का, तो वो नहीं देना चाहते और दोनों ही मिनिस्ट्री रखना चाहती है बीजेपी अपने पास। और एकनाथ शिंदे अभी तो विधानसभा अध्यक्ष पे भी तो मामला आएगा, उसके लिए भी कर रहे हैं वो। तो विधानसभा अध्यक्ष अगर मांग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि कल को एकनाथ शिंदे पलटी भी मार सकते हैं, और पलटी मारेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, विकल्प क्या है एकनाथ शिंदे के सामने, ये बताइए, क्या क्या विकल्प बचे हैं उनके सामने? देख, एकनाथ शिंदे के सामने अब 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो होम मिनिस्ट्री के साथ डिप्टी सीएम बने, और ये एग्जाम्पल पहले से सेट हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि उनके अंडर में काम कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी हिस्ट्री को दोहरा दें तो आप बने रहें। लेकिन दूसरा ये है कि आप समर्थन करें
और वक्त का इंतजार करें। बाहर और से वक्त का इंतजार ये कि दिल्ली कमजोर हो तो महाराष्ट्र पर भी शिकंजा कसा जाए। मैं समझता हूं कि एकनाथ शिंदे के आज की तारीख में दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने कंप्रोमाइज किया सीएम पद। हाँ। तो आज उनके पास दोनों ही स्थितियां हैं। मोदी के लिए एकनाथ शिंदे जरूरी है। अगर आप एकनाथ शिंदे को छोड़ते हैं तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे महायुति छोड़ देते हैं तो क्या लॉस है, ये बताइए। नहीं, महायुति अगर छोड़ते तो कोई लॉस नहीं है, मतलब महाराष्ट्र में तो कोई लॉस नहीं। भाजपा का जो लॉस होने जा रहा है वो एक मराठा वोट का हो सकता है कि वो एक प्रभाव जाए। कल को मराठा आरक्षण भी भड़क सकता है वहां आगे चल के, तो ये हो सकता है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि असली जो चुनौती है वो दिल्ली वाली है। मोदी जी की वो चिंता है, महाराष्ट्र चिंता नहीं है। तो उन्हें दिल्ली में खूंटा गाड़ करके रहना है। दिल्ली मजबूत है तो महाराष्ट्र भी उनके हाथ में। जब बनी बनाई सरकार को तोड़ करके और अपना मुख्यमंत्री बना करके सो कॉल्ड अवैध सरकार चला सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना साहब कि ये सरकार अवैध है लेकिन चल रही है, तो मोदी जी तो वो करिश्मा कर सकते हैं। इसलिए उनको चिंता महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र में चिंता उनके लिए है अडानी साहब। अच्छा, आप ये देखिए कि भाजपा दिखा कैसे रही है कि अरे हमें तो कोई समस्या ही नहीं थी, हम तो एकनाथ शिंदे को कब से चाहते हैं, वो सरकार में रहे, देवेंद्र फडणवीस को ही अंततः मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अगर बनाना ही था तो पहले बना देते, इतना समय क्यों ले लिया। तो दरार तो है, महासंकट तो है महायुति में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये जो संकट है, ये संकट गहराएगा अगर एकनाथ शिंदे नहीं आते हैं तो। इसलिए मैंने कहा ना कि अभी गए हैं फडणवीस, अभी सुबह फिर जाएंगे अगर अभी तय नहीं हुआ तो। मैंने आपसे कहा ना कि विदाउट पोर्टफोलियो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ नहीं लेंगे, ये तो तय है। अगर पोर्टफोलियो मिलेगा तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी होंगे। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए। पोर्टफोलियो नहीं मिलता है तो क्या एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं लेंगे, तब एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे, तब एकनाथ शिंदे बाहर से सपोर्ट करेंगे, ये बिल्कुल तय है। और फिर खेला कुछ भी हो सकता है। बाहर क्या खेला हो सकता है? वो खेला वो अभी भी होगा, फिर 6 महीने साल भर। मैंने कहा ना कि अभी तो अब बिहार के चुनाव के समय पर खेला होगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा हमें बिहार के चुनाव का, जब नीतीश कुमार कुछ खेल करेंगे। वो टाइम और जो स्पेस है ना, ये चलेगा। अभी तो आपको बिहार का परीक्षण करना पड़ेगा। बिहार में बिल्कुल सेम गेम चल रहा है कि अब नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, जैसे यहां एकनाथ शिंदे और शिवसेना को खत्म किया। जो छोटा भाई था वो बड़ा भाई बन गया। एकनाथ शिंदे इस समय बीजेपी के लिए मजबूरी हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार तो है मजबूरी। नीतीश कुमार की भी वही स्थिति है। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि हमको खत्म करने का खेल हो रहा है। वो तो ये कहिए कि यहाँ 240 पे अटक गए मोदी जी, वरना क्या उनको सह रहे होते नीतीश कुमार को? तो वहां भी उनको बड़े भाई से छोटा भाई बनाना है। क्या विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार का कद नहीं छोटा किया गया था? वहां कितनी सीटों पर हरवाया, मोदी जी ने हराया, सबको मालूम है। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। आगे ये नहीं होगा इसकी कौन गारंटी लेगा? नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हम उनके फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार ने हमेशा सही पैतरा आजमाया है। वो बराबर मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उनके विधायक कम हो तो भी रहेंगे, ज्यादा हो तो भी रहेंगे। इसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स। तो नीतीश कुमार अभी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां कुछ लोगों का अपने साथ रखने के लिए भाजपा उनकी शर्तों को मानेगी? बिल्कुल मानेगी। दोनों तरफ से दो चीजें हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, ये मजबूरी है बीजेपी की, और एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री लें, ये मजबूरी एकनाथ शिंदे की। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करेंगे।
चलिए रविकांत और इसके बिना महाराष्ट्र की राजनीति नहीं चल सकती। तो महाराष्ट्र में राजनीति पल पल बदलती जा रही है और हमारी नजर हर एक खबर पर है, हर एक छोटी से छोटी चीजों पर है कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। तो पल पल बदलती राजनीति पर क्या हम कुछ आपको तमाम विश्लेषण लाकर दे रहे हैं और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का, वो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।